नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम स्टाइल के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं देवेश वैष्णव और मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान में मैं सबसे पहला टॉपिक अधिगम और अधिगम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अपन लेने वाले हैं। और इसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस ऐसे लेकर आया हूं जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आने वाले टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की। और इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अपन क्वेश्चंस के साथ साथ अपन कुछ डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे मैं कोई क्वेश्चन आएगा तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं और डिटेल्स जो है वो मैं साथ साथ बताऊंगा, ताकि आप अपडेट रहे और अपने तैयारी को और अच्छे मुकाम पे ले जा पाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को लेके आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। और आंसर देने में जल्दीबाजी यदि अपन ने साइकोलॉजी में की तो निश्चित तौर पर अपन गलती कर बैठेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से और मनोयोग के साथ क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करके ज़रूर बताना। और सबसे पहला क्वेश्चन है, अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास तथा अनुभव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, सीखने में व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। परिवर्तन सी ऑप्शन में है, परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा व्यवहार दोनों में हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी जो है, द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अपन को सत्य कथन मतलब ट्रू जो ऑप्शन है वो उसको देखना है कि सत्य कौन सा है। हो सकता है सभी सत्य हो, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी है। तो सबसे पहला अपन ने जब अधिगम पढ़ा है तो अधिगम क्या होता है, अधिगम के बारे में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी है। तो उनमें सभी में व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वो अधिगम होता है। और अधिगम में जो व्यवहार में परिवर्तन जो आता है वो अभ्यास तथा अनुभवों से आता है। तो सबसे पहला ऑप्शन इसी पर आधारित है कि सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास तथा अनुभव के कारण होता है। तो पहला कथन सत्य है, क्योंकि ये परिवर्तन जो होगा वो अभ्यास के द्वारा ही आएगा या अनुभवों के द्वारा आएगा। दूसरा ऑप्शन है, सीखने में व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। तो वास्तव में अधिगम में जो परिवर्तन होते हैं, जो व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, खास करके व्यवहार में जो परिवर्तन अधिगम में होते हैं वो स्थायी परिवर्तन होते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन, परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकता है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इस वजह से यहाँ पे जो राइट आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी, मतलब द ऑप्शन जो होगा वो उपरोक्त सभी जो होगा वो राइट आंसर होगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूँ। हालांकि मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा कि आप क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा कि आप कमेंट करने के लिए। आपको जैसे मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ तो आप भी ऑप्शन पढ़ो और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। इसका आंसर हो गया अपना उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किया। सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किया। ऐसे क्वेश्चंस में लगभग सभी बच्चे उलझ जाते हैं कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो किताब में था ही नहीं कि सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया, ऐसा कहीं पढ़ा ही नहीं। लेकिन यहाँ ऑप्शन को गौर करके देखो। ऑप्शन में देखो कि ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर। ऑप्शंस में थार्नडाइक जो है, पावलोव, स्किनर और कोहलर, 4 नाम हैं। और अपन को इनमें से ही आंसर देना है कि सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे उस वैज्ञानिक को अपन सबसे पहला ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानेंगे इसके आंसर के लिए, जो सबसे पहले आया था, मतलब जिसका सिद्धांत सबसे पहले आया था। और जिसका सिद्धांत सबसे बाद में आया था उसको अपन नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे सीखने के बारे में सबसे पहला जो प्रयोग जो आया था, जो सिद्धांत जो आया था, इनमें से वो सिद्धांत था पावलोव का। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, राइट आंसर पावलोव जो है
वह एक शरीर शास्त्री भी थे और इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनका पूरा नाम इयोन पेट्रोविच पावलोव है, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, जिन्होंने कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी या CR थ्योरी नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहते हैं। तो सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किया, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी ऑप्शन है पावलोव। तो यहाँ पे जो है पावलोव जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शरीर वैज्ञानिक थे। अभी जस्ट मैंने बताया है कि स्किनर जो है वो शरीर वैज्ञानिक नहीं थे, प्रोवेल नहीं थे, पावलोव शरीर वैज्ञानिक हैं और वॉटसन भी नहीं थे। तो यहाँ पे जो पावलोव जो है वो शरीर शास्त्री थे। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था और पावलोव ने 1904 में जो सिद्धांत दिया था वो बहुत ही फेमस हुआ था। इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था और कुत्ते के ऊपर जो प्रयोग किया था वो प्रयोग बहुत फेमस हो गया था, क्योंकि इन्होंने अनुबंधन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया था और कुत्ते का अनुबंध जो है वो घंटी के साथ बनाया था। तो दोस्तों शरीर शास्त्री इसलिए थे क्योंकि इन्होंने जो शरीर शास्त्री थे इसी वजह से ये प्रयोग जो है सिद्ध ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ था, क्योंकि इन्होंने कुत्ते का ऑपरेशन करके उसके गले में लार जो गिरती थी उस पर 1 मीटर लगा दिया था। जितनी लार गिरती थी उसका मेज़रमेंट वो करता था कि कितनी लार गिरी है। ठीक है, तो जब कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता था तो कुत्ता जो है वो लार गिराता था और उसके साथ साथ वो घंटी भी बजाते थे। जैसे ही घंटी बजी, कुत्ते ने भोजन देखा, लार गिराई, कुछ समय बाद घंटी बजना और भोजन मिलना, इसका अनुबंधन बनता गया और धीरे धीरे कुत्ता जो है वो घंटी के ऊपर भी लार गिराना शुरू कर देता था। तो इस तरह से उन्होंने सिद्ध किया कि अनुबंधन के जरिए, मतलब किसी भी चीज़ का साचर्य परिवर्तन करके अनुबंधन के जरिए हम किसी भी चीज़ को सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर पावलोव जो है वो शरीर वैज्ञानिक थे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में मैं आपको पावलोव जब पूरा पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वह पावलोव जो है सी ऑप्शन वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्किनर ने प्रयोग किया। दोस्तों यहाँ पर स्किनर जो नाम आता है, ये नाम स्किनर, पावलोव, कोहलर, कोप्था, वर्दीमर, थांडाइक, हल, गुथरी, टोलमैन, बांडुरा, ये जो नाम हैं, इन नाम से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। तो थोड़ा सा इनके जो सिद्धांत हैं अधिगम में वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो स्किनर ने जो सिद्धांत दिया था वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने पुनर्वलन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था सिखाने में। तो स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? तो अपन सबसे पहले ऑप्शन पे देखते हैं, ए कुत्ते पर, बी चिंपांजी पर, सी बंदर पर, डी जो है चूहों व कबूतरों पर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चूहों व कबूतरों पर, मतलब डी। यहाँ साथ ही में बता देता हूँ आपको कि कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव ने और चिंपैंजी पर प्रयोग किया था कोहलर ने, और बंदर पर जो प्रयोग हुआ था वो हार्लो प्रयोग आपको अच्छे से पता होगा, बहुत ही फेमस प्रयोग था हार्लो। तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा वो चूहों व कबूतरों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छा रहता है, सीधा रहता है, लेकिन ऑप्शन उसके हिसाब से नहीं रहते हैं और अपन ऑप्शंस को देख करके गलती कर बैठते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही है कि ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है। नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत आप सभी को पता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो स्किनर का सिद्धांत है उसी को ही नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है।
ठीक है। तो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन का मतलब ये है कि नियमित रूप से यदि किसी को पुनर्बलन दिया जाता है निश्चित अनुपात में या निश्चित समय के पश्चात या निश्चित समय अंतराल में पुनर्बलन देना, और उससे जो अनुबंधन बनता है उस अनुबंधन को नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं, क्योंकि उसमें नियमित अंतराल में पुनर्बलन दिया गया था। तो यहाँ पर नैमित्तिक अनुबंधन से संबंधित कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा राइट आंसर इनमें से कोई नहीं ही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे आप उलझना मत। हो सकता है आप लोग सोचो कि अधिगम हो सकता है, साहचर्य हो सकता है, उद्दीपक हो सकता है, बाकी इनका संबंध इससे नहीं है। नैमित्तिक अनुबंधन का संबंध जो है नियमित रूप से पुनर्बलन देने से है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं, ये राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया था। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाएंगे अपन। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ता हूँ कि प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया था। दोस्तों प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया था। ए कोहलर ने, बी IP पावलोव, सी थॉर्नडाइक, डी जो है वो BF स्किनर। तो यहाँ पर आप सभी को आंसर तो पता होगा कि प्रभाव का नियम जो है वो थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था, और थॉर्नडाइक ने अपना जो सिद्धांत दिया था संबंधवाद का सिद्धांत, या फिर SR थ्योरी बोल दो। SR थ्योरी मतलब उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत बोल दो। तो SR थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक ने दी थी, और इस सिद्धांत में इन्होंने 3 तो मुख्य नियम बताए थे सीखने के, और 5 गौण नियम बताए थे। सबसे पहला नियम था तत्परता या तैयारी का नियम, दूसरा नियम था अभ्यास का नियम या फिर इसको बोलते हैं उपयोग व अनुपयोग का नियम, और सी जो नियम था वो था प्रभाव व परिणाम का नियम, और इसी नियम को अन्य नाम एक और है संतोष व असंतोष का नियम। तो प्रभाव का नियम जो है वह प्रतिपादित किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 मुख्य नियम दिए थे, तैयारी का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उपयोग एवं अनुपयोग का नियम। और तीसरा जो नियम था वो प्रभाव का नियम ही था, इसको संतोष का नियम भी बोला जाता है। इसके साथ मैं आप लोगों को थोड़ा और बता देता हूँ कि 5 इनके गौण नियम भी थे। इन्होंने 5 गौण नियम दिए थे। यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन बना है, और पिछली बार भी शायद रीट में ये क्वेश्चन आया था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है। तो आप सबसे पहले 5 गौण नियम के नाम सुनो, फिर उनके बारे में बताएंगे। पहला गौण नियम है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है आंशिक अनुक्रिया का नियम, तीसरा है साहचर्य परिवर्तन का नियम, चौथा है मानसिक स्थिति या मानसिक विन्यास या मनोवृत्ति का नियम, और 5वां है सादृश्यता का नियम, आत्मीकरण का नियम या पूर्व अनुभवों का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर 5 जो नियम मैंने बताए हैं, इसमें मैंने क्वेश्चन आपको बोला था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये जो नियम है ये थॉर्नडाइक के, ये जो है कथन जो थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है। तो ये मानसिक स्थिति या मानसिक विन्यास का नियम है, मतलब जो मन से हार गया या जिसकी मानसिक स्थिति, देखो मानसिक स्थिति या मानसिक विन्यास के नियम का मतलब ये है कि यदि व्यक्ति की मानसिक स्थिति जिस प्रकार की होगी वह उतना ही सीखेगा। यदि वह किसी चीज़ को सीखने के प्रति उत्साहित है या उसकी रुचि उसमें है तो वो जल्दी ज़्यादा सीखेगा उन लोगों की अपेक्षा जिनकी रुचि सीखने में नहीं है। तो यहाँ पर मानसिक स्थिति या मानसिक विन्यास का सीखने में अधिगम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मानसिक स्थिति या मानसिक विन्यास का नियम जो है उसके अनुसार ये जो कथन है कि मन के हारे हार है या मन के जीते जीत। मन के हारे हार है मतलब मन से जो हार गया तो वो ऐसे भी हार गया, और यदि मन में उसने जीत ठान ली तो निश्चित रूप से उसकी जीत निश्चित है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में जाकर के बताने का प्रयास किया है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और भी अच्छे वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है इसका मैं टिक कर देता हूँ एक बार।
ये थॉर्नडाइक, ठीक है, आप देख लेना। थॉर्नडाइक जो है इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसी के बाद ही दोस्तों आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन है। असत्य, यहाँ पे बहुत सी बार क्या होता है कि सत्य और असत्य इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि अपन को असत्य कथन बताना है। अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन आपने जैसे ही पढ़ा तो आपको नाम याद आ जाना चाहिए स्किनर साहब का। और स्किनर साहब ने प्रयोग किस पर किया था? तो चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया था। तो इनका बहुत फेमस प्रयोग है चूहे पर। इन्होंने क्या किया था? देखो, मैं थोड़ा सा सिद्धांत के बारे में बताता हूँ, तभी अपन इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सिद्धांत में इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर, और चूहे पर जो प्रयोग किया था उसमें इन्होंने एक चूहा लिया और उसको एक पजल बॉक्स में रखा। देखो, कुछ उन्होंने पजल बॉक्स को इस प्रकार सेट किया था कि पजल बॉक्स में कुछ जगह पर भोजन डाला हुआ था, और उन भोजन उस रास्ते पर डाला हुआ था जिस रास्ते से एंड पॉइंट की ओर वो रास्ता जाता था। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में जो रास्ता था, उस रास्ते पर उन्होंने पुनर्बलन के रूप में भोजन के टुकड़े रखे हुए थे। चूहे को जैसे ही उन्होंने पजल बॉक्स में छोड़ा तो चूहे ने क्या किया? बहुत सारी अनुक्रियाएं की, ऐच्छिक रूप से इधर उधर भगा, पजल बॉक्स में बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा, और कैसे अचानक उसको भोजन का एक टुकड़ा मिल गया। मतलब टुकड़े के रूप में भोजन का टुकड़ा जैसे ही मिला तो उसको पुनर्बलन मिला। पुनर्बलन मिलते ही वो उसे लगा कि यार भोजन इसमें और ज़्यादा हो सकता है, मतलब आगे भी मुझे भोजन मिलेगा यदि मैं आगे चलूँगा तो वह उसको भोजन को लेकर के आगे निकला। आगे निकलने पर उसे थोड़ा चलने के बाद फिर भोजन का टुकड़ा मिला। ऐसे करते करते उसको भोजन का टुकड़ा मिलता गया, और पुनर्बलन मिलते मिलते वह एंड पॉइंट तक पहुंच गया। मतलब एक बार उसने पजल बॉक्स को पार कर लिया। फिर यही प्रयोग उन्होंने दोबारा दोहराया। फिर उन्होंने देखा कि दूसरी बार में चूहे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जितनी देर पहले लगी थी पजल बॉक्स से बाहर निकलने में, उससे बहुत कम समय में चूहा जो है पजल बॉक्स से बाहर निकल गया। और 2-4 बार में तो चूहे को इतना अच्छे से याद हो गया रास्ता कि चूहे को जैसे ही पजल बॉक्स में डालते और वो बाहर निकल जाता। एंड मतलब उसको बिल्कुल भी उसकी जो गलतियां थी, वो गलतियों की दर जो थी वो बहुत कम हो गई थी। पहले शुरुआत में हालांकि उसने बहुत गलतियां की थी, इधर उधर भटका था, फिर जाके उसको भोजन मिला था, फिर आगे बढ़ा था, तो ये जो गलतियां थी वो हर बार कम होती गई। और एक बार ऐसा आ गया कि जैसे ही चूहे को पजल बॉक्स में रखा और वो खटाक से दौड़ता हुआ एंड पॉइंट पर जाके निकल जाता। तो यहाँ पे स्किनर साहब ने बताया कि पुनर्बलन जो है वो प्रारंभ में देना जरूरी नहीं है। पुनर्बलन कुछ अनुक्रियाएं ऐच्छिक हो उसके बाद दिया जाए तो पुनर्बलन जो है कुछ अनुक्रियाएं ऐच्छिक हो, ऐच्छिक अनुक्रियाओं के बाद यदि पुनर्बलन दिया जाता है तो पुनर्बलन से जो निष्पादन की जो दर है, सीखने की जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर इस सिद्धांत से रिलेटेड अपन को असत्य कथन के बारे में देखना है। ए ऑप्शन में दे रखा है कि अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती हैं। वास्तव में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में जो चूहे ने जो सर्वप्रथम जो अनुक्रियाएं की थी वह ऐच्छिक अनुक्रियाएं की थी, तो वास्तव में अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती है। दूसरा ऑप्शन है प्राणी निष्क्रिय होता है। तो देखो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन एक दूसरे के उल्टे सुलटे आ गए। तो यहाँ पर अपन इसको बी ऑप्शन को थोड़ा डाउट में रख सकते हैं कि प्राणी निष्क्रिय होगा तो अनुक्रियाएं ऐच्छिक कैसे होगी। तो बी ऑप्शन जो है वो अपन थोड़ा सा डाउट में रखेंगे। सी ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। साहचर्य निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही बात है। देखो दोस्तों, साहचर्य क्या होता है? साहचर्य का मतलब होता है एक चीज़ का रिलेशन दूसरी चीज़ के साथ बन जाना, एक साहचर्य। साहचर्य निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है। जब पुनर्बलन दिया जा रहा था तो उसका अनुबंधन पुनर्बलन के साथ बन रहा था, लेकिन अनुबंधन जो है वो रास्ते मार्ग को भी जोड़ रहा था। मतलब जब वह भोजन के लिए भटक रहा था तो भोजन को मिलते मिलते उसे रास्ता याद हो गया, तो निकला तो भोजन को ढूंढने के लिए था और सीख क्या गया? पजल बॉक्स के रास्ते को जान गया। पजल बॉक्स के रास्ते को जान गया तो उसका साहचर्य किसके साथ बन गया? पजल बॉक्स के साथ बन गया। तो
जो साहचर्य निर्माण में परिणाम कम इम्पोर्टेंट होता है। यदि चूहा एंड पॉइंट पर आसानी से निकल जाता है तो साहचर्य निर्माण अच्छा होगा, और चूहा यदि अपनी गलतियों की दर ज़्यादा रहती है चूहे की, तो साहचर्य निर्माण कम है। तो यहाँ पे साहचर्य निर्माण में जो रिजल्ट है वो महत्वपूर्ण होते हैं। डी ऑप्शन जो है, एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है। एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सही अनुक्रियाएं जो होगी उसके बाद पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है। चूहे को भी ऐसा ही हुआ था, उसने जब पजल बॉक्स में पहली बार जब भोजन का टुकड़ा मिला था तो उसको सही अनुक्रिया हो गई थी, भोजन का टुकड़ा मिला, अच्छा लगा, तो उसने सोचा कि आगे भी भोजन मिलेगा, ये प्रत्याशा उसको सही मार्ग पर ले जाती गई। तो एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है, ये भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित सत्य कथन है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन जो है वो प्राणी निष्क्रिय होता है, प्राणी निष्क्रिय नहीं बल्कि यहाँ पर प्राणी सक्रिय होता है। तो बी ऑप्शन जो है वह असत्य कथन है। तो यहाँ पर अपना जो आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा। तो आप देख लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उनको पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिगम प्रक्रिया है। ए विलोप तथा विभेदन, बी सामान्यीकरण, सी स्वतः पुनः प्राप्ति, डी उक्त सभी। तो दोस्तों अधिगम प्रक्रिया है विलोप तथा विभेदन, बी सामान्यीकरण, स्वतः पुनः प्राप्ति और उक्त सभी। तो यहाँ पर अधिगम प्रक्रिया में तीनों चीज़ें होती है, विलोप और विभेदन भी होता है, सामान्यीकरण भी होता है, स्वतः पुनः प्राप्ति भी होती है। तो डी जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। तो डी ऑप्शन को राइट आंसर मानते हैं, ये लो डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा पेन को क्या है, डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। दोस्तों ये जो है अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, इसको साइन लर्निंग भी बोलते हैं, और इसका आप सभी को पता होगा कि जो टोलमैन जो है वो इसके प्रतिपादक हैं। ए ऑप्शन जो है हल, बी ऑप्शन बांडुरा, सी टोलमैन जो राइट आंसर है, और डी जो है वह सेलिगमैन तथा मायर। तो टोलमैन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। टोलमैन जो है, इसी टोलमैन जो बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने सिद्धांत दिया था, इन्होंने अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत या चिन्ह अधिगम सिद्धांत भी इनको सिद्धांत को बोलते हैं, या एसएस थ्योरी भी इसके सिद्धांत को बोलते हैं, या आगे बढ़े तो स्टिमुलस थ्योरी भी इनके सिद्धांत को बोला जाता है। और एक और नाम है उद्दीपन का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को बोला जाता है। ज़्यादातर चिन्ह अधिगम सिद्धांत से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। तो याद रखना, चाहे चिन्ह अधिगम बोलो, चाहे एसएस थ्योरी बोलो, चाहे अव्यक्त अधिगम बोलो, चाहे उद्दीपन सिद्धांत बोलो, ये सभी सिद्धांत किसने दिए? टोलमैन ने दिए। और टोलमैन ने जो अपना सिद्धांत दिया था उस पर प्रयोग, उसमें भी प्रयोग चूहे पर ही किया था। टोलमैन ने भी चूहे पर प्रयोग किया था, और इन्होंने चूहे के क्या है 3 ग्रुप बनाए थे। 3 ग्रुप इस प्रकार बनाए थे कि पहले ग्रुप वाले चूहों को तो पजल बॉक्स में जब रखा था तो शुरुआत से ही पुनर्बलन दिया गया था, ठीक है। और दूसरे ग्रुप वाले चूहों को बीच बीच में पुनर्बलन दिया गया था, मतलब रास्ते के बीच बीच में पुनर्बलन दिया गया था, पुनर्बलन के रूप में भोजन दिया गया था, ठीक है। और तीसरा जो ग्रुप था चूहे का, उसको अंत में पुनर्बलन दिया गया था। तो इन्होंने देखा कि जो पहला ग्रुप था चूहे का, जिनको शुरुआत में पुनर्बलन दिया गया था, उनके सीखने की दर जिनको अंत में पुनर्बलन दिया गया था उनकी अपेक्षा कम थी। मतलब अंत में जिनको पुनर्बलन मिला था उनकी सीखने की दर, उनके साहचर्य परिवर्तन की दर या उनके निष्पादन की दर ज़्यादा थी। तो इसके अनुसार उन्होंने सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि सीखने में पुनर्बलन का महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, सीखने में पुनर्बलन महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पुनर्बलन तो सीखी गई क्रिया के निष्पादन में सहायक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बन चुका है कि किसके निम्न में से किसके अनुसार पुनर्बलन
क्वेश्चन ये आता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि निम्न में से कौन जो मनोवैज्ञानिक है वो पुनर्बलन को सीखने में महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, तो इसी टोलमैन जो है वो राइट आंसर होगा। और यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सीखने में पुनर्बलन महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि पुनर्बलन तो सीखी गई क्रिया के निष्पादन में सहायक है, यह कथन किसने कहा, तो यह कथन किसने कहा, इसी टोलमैन या टोलमैन जो है इन्होंने यह कथन कहा था कि पुनर्बलन जो है वह सीखी गई क्रिया के निष्पादन में सहायक होता है, ना कि सीखने में सहायक होता है। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ से यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरे ख्याल से आप राइट कर दोगे। ठीक है, टोलमैन के सिद्धांत से या तो प्रतिपादक का नाम पूछते हैं या फिर चिन्ह या फिर इनके बारे में ये जो कथन है ये पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं राइट आंसर लगा देता हूँ, जो टोलमैन जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बांडुरा ने अध्ययन द्वारा प्रेक्षण अधिगम के तत्व बताए। तो यहाँ पे ए है स्मृति, अनुकरण, अभिप्रेरणा, तनाव। बी ऑप्शन में है अनुकरण, अभिप्रेरणा, अवसाद, अवधान। सी ऑप्शन है तनाव, अवधान, स्मृति, अभिप्रेरणा। डी ऑप्शन में अवधान, स्मृति, अनुकरण, अभिप्रेरणा। दोस्तों जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ। जहाँ तक मैं थोड़ा सा आपको बांडुरा के सिद्धांत के बारे में बताता हूँ कि बांडुरा ने अधिगम में कौन सा सिद्धांत दिया था, उनके सिद्धांत में क्या क्या था। तो बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इसके बहुत सारे नाम भी हैं। इसका अन्य नाम में यदि मैं बात करूं तो प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत बोलो, अवलोकन द्वारा सीखने का सिद्धांत बोलो, या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बोलो, या सामाजिक संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत बोलो। इन सभी सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया, बांडुरा ने किया। बांडुरा ने मॉडलिंग के बांडुरा ने मॉडलिंग के या सीखने के अपने सिद्धांत में 4 चरण बताए थे। इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि इस सिद्धांतों में आप हिंदी में याद रखो अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश वाले नाम को भी आप थोड़ा गौर करना, क्योंकि इंग्लिश वाले नाम चेंज नहीं होते हैं, हिंदी वाले चेंज हो जाते हैं। चेंज होने का मतलब ये है कि नाम चेंज हो गया तो आप उनको पहचान नहीं पाओगे, और इंग्लिश में कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। तो इन्होंने जो नाम दिए इंग्लिश में यदि मैं बताऊं तो बांडुरा ने जो मॉडलिंग के जो 4 तत्व बताए थे वो था, सबसे पहला था अटेंशन, दूसरा था रिटेंशन, तीसरा था रिप्रोडक्शन और चौथा था मोटिवेशन। अटेंशन मतलब अवधान, रिटेंशन मतलब स्मृति या धारण, रिप्रोडक्शन यहाँ पे अनुकरण जो लिख रहा है वो हिंदी का बदला हुआ शब्द है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इंग्लिश का शब्द है और जिसका मतलब होता है पुनरुत्पादन या पुनरुत्पादन। रिप्रोडक्शन मतलब पुनरुत्पादन करना या ये पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन या अनुकरण भी इसको बोल सकते हैं। तो इंग्लिश का नाम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो रिप्रोडक्शन तीसरा और मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा चौथा। तो यहाँ पे अनुकरण जो है थोड़ा सा गलत है, इसकी जगह पुनरुत्पादन होना चाहिए था। तो अवधान, स्मृति, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा ये आएगा। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन अनुकरण, अभिप्रेरणा, तनाव आ गया, गलत हो गया। अनुकरण, अभिप्रेरणा, अवसाद गलत हो गया। तनाव इसमें भी आ गया, ये भी गलत हो गया। मतलब डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। अनुकरण भी बोल सकते हैं या पुनरुत्पादन भी बोल सकते हैं और या फिर पूर्व अनुभव भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन जो है वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बताना। आज से अपन ने छोटी सी एक शुरुआत की है और इसको अपन आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ चलेगी, और इसके साथ साथ में नोट्स की PDF वगैरह और नोट्स के साथ पढ़ाऊँगा आपको, जिसमें अलग अलग सिद्धांत को यूनिट वाइज लेंगे अपन। सबसे पहले मैं जो क्लास लेने जाऊंगा, अगली जो क्लास होगी वो क्वेश्चंस की होगी, और उसके बाद जो क्लासें लेंगे अपन उसमें एक क्लास क्वेश्चंस की और एक क्लास थ्योरी की। तो थ्योरी भी साथ साथ अपन पढ़ेंगे ताकि अपन उससे संबंधित क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएँ। ठीक है दोस्तों,
ओके बाय।